हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन एसआई क्लासेस डुमरियागंज में स्वागत है। आज का लेक्चर क्लास 10th फिज़िक्स के लिए है। आप लोगों को फिज़िक्स का 2 पार्ट वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें पहले पार्ट में आपको प्रकाश के बारे में बताया गया है, प्रकाश की प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है और दूसरे पार्ट में प्रकाश के परावर्तन के बारे में उसकी पूरी व्याख्या की गई है। आज का ये तीसरा पार्ट है, पार्ट 3। इस पार्ट में आज हम लोग 3 से 4 पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें आप सभी को पहले पॉइंट के बारे में परिचित कराया जाएगा, जिसका नाम है नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के कितने नियम हैं, इसकी संपूर्ण व्याख्या आपको दे दी गई है। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, याद भी कर चुके होंगे। अब हम परावर्तन के प्रकार पर आते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर इसमें हम देखें तो 2 प्रकार का परावर्तन होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब एक नियमित परिवर्तन है जिसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और दूसरा डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है जिसको हम अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। तो हम पहले पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम 2 कॉलम बना दे रहे हैं। एक तरफ है नियमित परावर्तन और दूसरे कॉलम में अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन या इसको हम विसरित परावर्तन भी कहते हैं। विसरित परावर्तन कहने का मतलब इर्रेगुलर और रेगुलर, इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं और इसको इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ये परावर्तन के प्रकार हैं। प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको बताया गया है कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके नियम बताए गए हैं। आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सारी चीज़ें आपको पता है। हम डिस्कस कर रहे हैं परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन 2 प्रकार का है। 2 कॉलम मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए नियमित परावर्तन क्या है। तो जो प्रकाश का परावर्तन स्मूथ सरफेस से होता है, स्मूथ सरफेस कहने का मतलब इसको आप कहते हैं समतल सतह से या फिर चिकना सतह कह सकते हैं, चिकना सतह, या फिर इसको आप नाम दे सकते हैं पॉलिशदार सतह। एग्जाम्पल के रूप में आप क्या ले सकते हैं, दर्पण ले सकते हैं। तो इन सब सतहों से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को हम किस नाम से जानते हैं?
नियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या बताया गया, जो परावर्तन किससे होगा, स्मूथ सरफेस यानी कि चिकना तल होना चाहिए या समतल सतह होना चाहिए, पॉलिशदार सतह होना चाहिए, दर्पण, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो अगर प्रकाश इन सब सतह पर आपतित होता है तो उससे जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो किस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर इर्रेगुलर, जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, अनियमित और विसरित परावर्तन, अनियमित अथवा विसरित परावर्तन, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस। अगर खुरदुरे सतह से, क्या होना चाहिए, खुरदुरा सतह, अगर खुरदुरे सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन नाम देते हैं। अब खुरदुरे सतह के रूप में आप क्या ले सकते हैं, गत्ता ले सकते हैं, पुस्तक ले सकते हैं, दीवार ले सकते हैं, दरवाज़ा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, खुरदुरी। तो इन सब सतहों से होने वाला जो प्रकाश का परावर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन कहेंगे। अब इसके लिए हम एक फिगर ड्रा करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग। इसमें हम प्रदर्शित करेंगे कि किस प्रकार से नियमित और अनियमित परावर्तन होता है। तो ये तो आपका पहला पॉइंट था, इसको आप याद कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में अगर हम फिगर की बात करते हैं तो फिगर इसका देखिए किस तरह से बनेगा। ये है कोई चिकना तल, क्योंकि नियमित परावर्तन के लिए सरफेस कैसा होना चाहिए, कोई चिकना तल होना चाहिए। अगर चिकना तल या समतल या पॉलिशदार दर्पण नहीं रहेगा तो नियमित परावर्तन नहीं होगा। तो ये क्या है कि समतल सतह है या चिकना तल कह सकते हैं, चिकना तल। अब देखिए नियमित परावर्तन में क्या हो रहा है, कोई प्रकाश की किरण जो है इस चिकने तल पर इंसिडेंट हो रहा है, तो ये क्या है, आपतित किरण है। जिस बिंदु पर ये आपतित होता है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ से जब ये लौटेगा प्रकाश की किरण तो उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित प्रकाश की किरण कहते हैं। और इस पर एक हम अभिलंब खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिलंब हमें खींचने की ज़रूरत नहीं है, हमें नियमित परावर्तन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करना है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण परावर्तन के नियम के अनुसार क्या हो रहा है, परावर्तित हो जा रहा है। इस मार्ग में अगर मान लेते हैं ये चला गया, ठीक। अब अगर कोई दूसरा प्रकाश की किरण है जो इसके क्या है, समांतर है, यानी कि जो पहला आपतित प्रकाश किरण था दूसरा भी आपतित प्रकाश की किरण हम ले रहे हैं, ये दोनों प्रकाश की किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। इस तरीके से समांतर प्रकाश की किरण है। अब ये समांतर प्रकाश की किरण है तो ये फिर से क्या होगा, इसका परावर्तन, ये पहले प्रकाश की किरण के लिए था, ये दूसरे प्रकाश की किरण है, तो जिस तरीके से आपतित हुआ है परावर्तन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये परावर्तित हो जाएगा। इस तरीके से ये परावर्तित हो गया। ठीक इसी तरह से हम एक और प्रकाश की किरण लेते हैं, तीसरा प्रकाश की किरण ले रहे हैं। और ये तीनों प्रकाश की किरणें कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तीनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। फिर से क्या होगा, इसका परावर्तन हो जाएगा। इस तरीके से परावर्तित हो गया प्रकाश की किरण। तो यहाँ से आपको देखने पर क्या पता चल रहा है, ये जो तीनों प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं इस चिकने तल पर,
ये तीनों आपतित प्रकाश की किरणें कैसी हैं? समांतर हैं। कैसी हैं ये? समांतर हैं। समांतर आपतित प्रकाश की किरण। और परावर्तन के पश्चात ये जो परावर्तित किरणें हैं ये भी कैसी हैं? समांतर हैं। कहने का मतलब ये जो परावर्तित किरणें हैं एक ही दिशा में हैं। कैसी हैं? एक ही दिशा में हैं। अलग अलग दिशाओं में इसका परावर्तन नहीं हो रहा है। किस तरफ हो रहा है? एक ही दिशा में हो रहा है, यानी कि समांतर स्थिति में हो रहा है। तो अगर कहीं ऐसा फिगर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो कौन सा परावर्तन होगा? नियमित परावर्तन होगा, जिसमें चिकने तल पर समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक ही दिशा में गमन करती हैं, या एक ही दिशा में या समांतर परावर्तित होती हैं। तो ये जो है कौन सा परावर्तन कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ठीक इसी तरीके से हम अनियमित परावर्तन में देख लेते हैं कि इसमें फिगर कैसा बनेगा। अगर अनियमित परावर्तन की बात किया जाए तो जो इसमें सरफेस लिया गया है वो सरफेस कैसा होना चाहिए? स्मूथ नहीं होना चाहिए, रफ फिगर होना चाहिए, रफ सरफेस होना चाहिए। तो इसमें जो है हम एक रफ फिगर ले रहे हैं, जैसे कि इस तरीके से। खुरदुरा तल है, कहने का मतलब ऊंच नीच सतह रहेगा इसका हर एक पॉइंट पर। अब जैसे कि मेज है या तखत है, तो इस पर आप देखते हैं तो कहीं कहीं पर या हर जगह आप देखते हैं कहीं हल्का गड्ढा रहेगा, हल्का उभरा हुआ रहेगा, इस तरीके से वो असमतल रहेगा। दीवार है तो इसमें भी क्या होगा? छोटे छोटे पार्ट्स हर जगह पर छाए रहते हैं और उसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो ये क्या है? रफ सरफेस है। तो अगर इस पर आपतित हो रही हैं प्रकाश की किरणें, मान ले रहे हैं पहला प्रकाश की किरण है, ये आपतित हो रहा है, तो क्या होगा? इसका परावर्तन होगा, किसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक, इस डायरेक्शन में चला गया। अब दूसरा प्रकाश की किरण, जैसे इसमें आपतित प्रकाश की किरणें जो समांतर प्रदर्शित की गई थी, इसमें भी हम समांतर ही प्रदर्शित कर रहे हैं। समांतर प्रकाश की किरण आपतित हो रहा है इस तरीके से। अब इसके बाद इसका क्या होगा? इसका भी परावर्तन होगा। तो परावर्तन हो गया तो आप देखते हैं कि इस तरफ चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से आया है तो परावर्तन का नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। कहने का मतलब विस्तृत का मतलब फैल जाता है, अलग अलग दिशाओं में हो जाता है। पहला प्रकाश किरण इस दिशा में, दूसरा इस दिशा में चला गया, तीसरा जो है हम फिर से जो आपतित किरण है इसको हम फिर से कैसा ले रहे हैं? समांतर प्रकाश की किरण ले रहे हैं। अब ये किस डायरेक्शन में चला जा रहा है? इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक, कोई और भी प्रकाश की किरण आप ले सकते हैं। मान ले रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण और ले लिया जा रहा है, इस तरफ ले लिया जाए प्रकाश की किरण। ये किस डायरेक्शन में चला आया? इस डायरेक्शन में चला आया। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो आपतित प्रकाश की किरणें थी, ये आपतित प्रकाश की किरणें कैसी थी? समांतर। लेकिन जो परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं, 4 किरणों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें से पहला किरण है, यहाँ पर डिनोट कर दे रहा हूँ पहला, ये आपका हो गया पहला। दूसरा प्रकाश की किरण ये हो गया। तीसरा है, तीसरा इस तरफ चला आया है। चौथा है, चौथा इस तरफ चला आया है। ठीक,
तो ये चारों प्रकाश की किरणें कैसी हैं? इसमें समांतर नहीं है, अर्थात एक ही दिशा में नहीं है, अलग अलग दिशाओं में है, विसरित हो गई हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अनियमित परावर्तन। अनियमित रूप से कई दिशाओं में फैल जाती हैं, विसरित हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है? विसरित परावर्तन। यानी कि ये जो परावर्तित किरणें हैं इनकी डायरेक्शन क्या है? भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में विसरित हो जाती हैं, विसरित हो जाती हैं या फैल जाती हैं। इसलिए इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। तो ये पहला पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा, इसी से रिलेटेड है पहला। दूसरा कि परावर्तन जो नियमित परावर्तन है ये किस सतह से होगा? समतल सतह, चिकने सतह से, पॉलिशदार सतह, दर्पण आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और जो अनियमित परावर्तन है, विसरित परावर्तन, ये किस सतह से होता है? खुरदुरे सतह से होता है, यानी कि रफ सरफेस से होता है। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। तो ये चीज़ आप समझिएगा, समतल सतह, चिकना सतह होना चाहिए, खुरदुरा सतह, रफ सरफेस या असमतल भी आप कह सकते हैं, असमतल। ठीक। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन दोनों में प्रकाश के परावर्तन के जो दोनों नियम बताए गए हैं, क्या उन दोनों नियमों को ये परावर्तन सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस परावर्तन में तो आप जनरली बता देंगे कि हाँ इसमें परावर्तन का नियम सेटिस्फाई करेगा, लागू होगा। दो नियम जो हैं आपको बताए गए हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है तीनों एक ही तल यानी समतल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इसमें तो फॉलो करेगा, लेकिन क्या इसमें भी फॉलो करेगा? इसमें आप देख रहे हैं, अगर सोचेंगे आप कि मैं यहाँ पर नॉर्मल खींचूँगा, यहाँ पर नॉर्मल खींचूँगा, या इसके लिए अगर तीसरे के लिए नॉर्मल खींचूँगा तो कम और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के जो दोनों नियम हैं, दोनों के दोनों नियम नियमित परावर्तन में भी फॉलो करेंगे और अनियमित परावर्तन में भी फॉलो करेंगे। क्योंकि ये जो सरफेस है आप देख रहे हैं खुरदुरा सतह है, असमतल है। तो जहाँ इसका अब जैसे कि ये छोटा सा जो पार्ट होगा, अगर इसको हम बड़े पार्ट के रूप में करके देखें तो ये बड़े पार्ट के रूप में करके देखेंगे तो ये पार्ट भी क्या होगा? एक समतल की भांति व्यवहार करेगा। अब जैसे कि इस पॉइंट पर गिरा है तो देख रहे हैं यहाँ कर्व है, ठीक। लेकिन ये जो छोटी सी सतह है वो अपने आप में एक समतल ही है। और अगर पूरे पोर्शन को हम देख रहे हैं तो वो पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? असमतल हो जाएगा। लेकिन वो जहाँ पर प्रकाश गिरा है उस स्थान पर तो समतल ही है। तो कहने का मतलब वहाँ पर अभिलंब अगर खींचा जाएगा, अब समतल देखिए कैसा होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर ये जो है कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे इसी को ले लिया जाए। अब इसमें कई छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं, कहीं बीच में दबा हुआ है, कहीं उभरा हुआ है। तो जहाँ पर उभरा हुआ रहेगा उसके लिए तो सतह दूसरी तरफ होगा, और जहाँ पर दबा हुआ है पोर्शन, तो जब पोर्शन इस तरीके से दबा हुआ है मान लेते हैं, तो दबा हुआ है तो उसका परावर्तक सतह हो सकता है कि इस तरफ हो गया हो। तो जब इस तरफ हो गया है तो प्रकाश किरण तो इस पर पड़ रही है, जाना चाहिए इसको इधर, लेकिन चला जा रहा है इधर, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है, झुकाव जो है वो अलग अलग रहता है। हर एक पार्ट का जो झुकाव रहता है सतह का, छोटे छोटे पॉइंट्स का, परावर्तक सतह का, वो भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है। तो जब प्रकाश इस असमतल पर गिरता है तो वह भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाता है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि परावर्तन का दोनों नियम जो है इसमें नहीं फॉलो होगा, इसमें भी पूरी तरीके से फॉलो होगा। तो ये परावर्तन जो आपको पिछले पार्ट में बताया गया था उसी से रिलेटेड था, तो इसको भी आप जानकारी में रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको परावर्तन की परिभाषा पता है या परावर्तन होता क्या है और परावर्तन के नियम क्या है, इतना ही नहीं, आप इसको भी याद रखेंगे कि ये परावर्तन के प्रकार हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? समतल सतह या चिकने सतह या दर्पण से या पॉलिशदार सतह से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ये पहले पॉइंट में लैंग्वेज के रूप में आप लिख सकते हैं। अनियमित में क्या लिखेंगे? रफ सरफेस यानी खुरदुरा सतह या असमतल सतह से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को क्या कहते हैं? अनियमित या विसरित या मिश्रित परावर्तन कहते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कह सकते हैं? ये एक फिगर बना सकते हैं दूसरे पॉइंट में नियमित परावर्तन के लिए। इस फिगर में देख रहे हैं आप कि समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं परावर्तन के पश्चात क्या रहती हैं? समांतर ही रहती हैं, अर्थात एक ही दिशा में रहती हैं। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आपने क्या देखा? समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तित होती हैं तो भिन्न भिन्न दिशाओं में विसरित हो जाती हैं। तो तीसरे पॉइंट में भी अगर लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसी को विस्तार के रूप में लिख सकते हैं कि समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात एक ही दिशा में गमन करती हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं तीसरे पॉइंट के रूप में कि आपतित होने के पश्चात असमतल सतह पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में विसरित हो जाती हैं। तो लैंग्वेज जो आपने अभी स्टेटमेंट जो आपने सुना है, इस स्टेटमेंट को आप लिख लीजिएगा तीसरे पॉइंट में, ताकि आपको इस फिगर की विवेचना भी याद रहे। ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। देखो, हमें चर्चा क्या करना है, इसमें हमें आज 3-4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। पहला पॉइंट तो आपने पढ़ लिया परावर्तन के प्रकार में। अब दूसरे पॉइंट में जो है आपको पढ़ना है दीप्त और अदीप्त। दीप्त और अदीप्त बाद में बता दे रहे हैं। इसके बाद पहले आप लोगों को जानकारी रखना है पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी या अर्ध पारदर्शी या पारभासी के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हम कॉलम बना दे रहे हैं और एक एक पॉइंट जो है आपको समझाया जा रहा है। पहला जो है आप समझ लेंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, पारदर्शी। और दूसरे पॉइंट में हम समझते हैं कि अपारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरे पॉइंट में जानेंगे अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, या इसको हम अर्ध पारदर्शी भी कहते हैं, अर्ध पारदर्शी, या इसी को हम पारभासी के नाम से भी जानते हैं, पारभासी, पारभासी पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पारदर्शी पदार्थ। देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं? लाइट पढ़ रहे हैं। तो इसका जो डेफिनेशन देंगे हम सबसे पहले लाइट के आधार पर देंगे। अब लाइट के आधार पर कैसे देंगे? सबसे पहला चीज़ क्या करेंगे, अगर आपके पास एक ग्लास है, कहने का मतलब कांच है, तो ऐसे सामने आप रखेंगे। तो जब सामने रखते हैं तो क्या देखते हैं, इसके दूसरी तरफ, जहाँ पर आप ग्लास रखें आंखों के सामने, इसके दूसरी तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं इस ग्लास में से, इस कांच में से अगर हम देख रहे हैं तो आपको दूसरी तरफ की जितनी भी वस्तुएं हैं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि प्रकाश जो है, प्रकाश की किरणें जो हैं इस कांच के जैसे पड़ती हैं दूसरी तरफ बाहर निकल जाती हैं। कहने का मतलब पारदर्शी पदार्थ जितने भी होंगे प्रकाश उस पर आपतित होगा
और आपतित होने के पश्चात उसके दूसरी पार निकल जाता है अगर दूसरी तरफ, तो ऐसे वस्तुओं को हम किस नाम से जानते हैं? पारदर्शी पदार्थ के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब कि जो भी प्रकाश है, जो यानी कि वे जो पदार्थ हैं या वे जो सामग्री है या वे जो वस्तुएं हैं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है, तो ऐसी वस्तुओं को हम किस नाम से जानते हैं? पारदर्शी वस्तुओं के नाम से जानते हैं। तो चलिए, आप लोगों को नोट्स बनाने में जो है थोड़ा आसानी रहे, इसलिए बिल्कुल आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। हम लेक्चर देते चल रहे हैं, पॉइंट्स को बताते चल रहे हैं, फिगर वगैरह कहीं ड्रा करना रहता है उसमें आपको समझाते चल रहे हैं, आपके सामने ही बनाते चल रहे हैं। कुछ लिखना है तो उसको भी हम पहले लेक्चर में बता दे रहे हैं, उसको हम लिख रहे हैं। हमारे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए आप लोग। और कहने का मतलब जैसे जैसे हम स्लो मोशन में बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, उसी तरीके से आप भी पेन कॉपी उठा करके आराम से आप लोग लिखते चलिए, नोट्स भी आपका बनता रहेगा। तो देखिए, पारदर्शी पदार्थ में जो है पहले पॉइंट में जो है आप क्या लिख सकते हैं? वे पदार्थ, साथ साथ आप लोग भी लिख सकते हैं, नोट्स आपका बनता रहेगा। वे पदार्थ या सामग्री कह सकते हैं या वस्तु कह सकते हैं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है, आर पार निकल जाता है, उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब कौन कौन से वे पदार्थ हो सकते हैं? अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल कई पदार्थों को आप लोगों ने देखा होगा। सबसे पहला पदार्थ की अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या कह सकते हैं? ग्लास, कहने का मतलब कांच। और क्या हो सकता है? जल। और क्या हो सकता है? वायु। तो ये सब जो पदार्थ हैं वो कैसे पदार्थ हैं? पारदर्शी पदार्थ हैं। आजकल देख रहे हैं कि जो चश्मा बना होता है फाइबर यानी प्लास्टिक का बना होता है, कांच का तो बनता ही है, प्लास्टिक का भी बनता है। तो कुछ प्लास्टिक ऐसे भी हैं जो पारदर्शी की कैटेगरी में आते हैं। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक का नाम भी लिख सकते हैं, कुछ प्लास्टिक आदि। मतलब सभी प्लास्टिक नहीं लिए जाएंगे, वे प्लास्टिक लिए जाएंगे जिनसे आर पार प्रकाश निकल जाता है, अर्थात एक तरफ से हम देखते हैं तो दूसरी तरफ का पूरा नज़ारा दिखाई देता है, तो वही पारदर्शी की कैटेगरी में आएगा। अब अगर अपारदर्शी की बात किया जाए तो अपारदर्शी में क्या हो जाएगा? इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसके पहले पॉइंट में वे पदार्थ, साथ साथ लिखते चलिए आप लोग, नोट्स आपका बनता रहेगा। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, या जिनसे होकर प्रकाश दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं जा सकता, जिनसे होकर प्रकाश दूसरी तरफ नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? अपारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो इसके लिए भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं।
एग्जाम्पल के रूप में क्या ले सकते हैं आप, जैसे कि रूम में आप हैं, बाहर कोई है, अगर बोल रहा है तो उसकी आवाज़ से आप तो पहचान सकते हैं, लेकिन क्या आप दीवार से अगर दूसरी तरफ देखना चाहें तो देख सकते हैं? अगर कांच का दीवार नहीं है तो, कांच का अगर दीवार नहीं है, कांच से मतलब दीवार नहीं बना हुआ है तो आप नहीं देख पाएंगे, तो देख सकते हैं, लेकिन अगर ईंट पत्थर इन सब से बना हुआ है तो क्या आप देख सकते हैं दूसरी तरफ का नज़ारा या बाहर का नज़ारा? नहीं देख पाएंगे। कहने का मतलब क्या है, प्रकाश नहीं जा पा रहा है या प्रकाश बाहर से अंदर नहीं आ पा रहा है, इसलिए आप नहीं देख पा रहे हैं। तो आप इसमें एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? दीवार, पुस्तक, दरवाज़ा है लकड़ी का, ठीक, उसको भी आप दे सकते हैं। ईंट हो गया, पत्थर हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अपारदर्शी हैं। मेज हो गया, कुर्सी हो गया, अभी यही बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड की दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। बोर्ड हो गया, ठीक। तो इसमें तमाम एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, 2-4 एग्जाम्पल दे दिया गया, ठीक, इसको आप याद रखेंगे। अब ठीक इसी तरीके से अल्प पारदर्शी या अर्ध पारदर्शी, या इसको हम पारभासी पदार्थ के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या होगा? ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाएगा, तो पारदर्शी में एक कंडीशन होता है, लेकिन इसमें जो है पूरी तरीके से प्रकाश, यानी इसका संपूर्ण भाग आर पार नहीं जाता है, कुछ ही भाग दूसरी तरफ जा पाता है। कहने का मतलब आर पार प्रकाश तो जाएगा, लेकिन बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं जाएगा, हल्का प्रकाश ही जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं वे पदार्थ जिनसे होकर, पहला पॉइंट इसका भी है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अल्प मात्रा में आर पार जा सकता है, उन्हें अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब पूरा का पूरा प्रकाश का भाग दूसरी तरफ नहीं जाएगा, अल्प मात्रा में ही जाएगा। पारदर्शी में क्या होता है, पूरा का पूरा प्रकाश आर पार निकल जाता है। इसमें फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या ले सकते हैं? महीन कपड़ा ले सकते हैं, हल्की पॉलीथीन ले सकते हैं, खुरदुरा कांच ले सकते हैं। अगर कांच बिल्कुल साफ़ सुथरा है तब तो वो पारदर्शी की कैटेगरी में आएगा। अब उसमें दरार पड़ा हुआ है, ढेर सारा तमाम दरार उसमें पड़े हुए हैं, खुरदुरा कर दिया गया उसको, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थ में आ जाएगा। तेल लगा हुआ कागज़, तो इससे क्या होगा? अगर कोई आप कागज़ लीजिए और कागज़ सामने रख करके दूसरी तरफ देखिए तो प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा पाती हैं, लेकिन अगर उस पर ऑयल लगा दीजिए तो ऑयल जब लगा देंगे तो दूसरी तरफ आप देखेंगे किसी वस्तु पर रख करके तो वो वस्तु दिखाई देगा, लेकिन धुंधला दिखाई देगा, ठीक। तो तेल लगा हुआ कागज़ आदि ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? ये अर्ध पारदर्शी, अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थ की कैटेगरी में आएंगे। अब ठीक इसका दूसरा भी जो है, इसी से रिलेटेड पॉइंट अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? ऐसे वस्तुओं को सामने रखकर देखने पर दूसरी तरफ स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, अब कांच को ऐसे सामने रखेंगे तो दूसरी तरफ आप देखें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। जल, अब कौन सा जल? बिल्कुल साफ़ सुथरा जल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी नाले का पानी ले लीजिए, ठीक, उसमें कलर डाल दीजिए,
बिल्कुल साफ़ सुथरा स्वच्छ जल होना चाहिए। वायु है, कुछ प्लास्टिक वगैरह जैसे आपको बताया गया, इस समय ग्लास वगैरह, चश्मे वगैरह जो बनते हैं, ठीक, प्लास्टिक फाइबर नुमा आते हैं, और गाड़ियों में जो कांच लगे होते हैं, ठीक, बाइक हो गया, सॉरी बाइक नहीं, 4 व्हीलर वगैरह हो गया, तो उसके जो कांच लगे होते हैं वो भी प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। तो ये सब जो प्लास्टिक हैं, ठीक, तो उनसे भी प्रकाश आर पार निकल जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। अपारदर्शी में क्या कह सकते हैं? ऐसी वस्तुओं को, इसके लिए दूसरा पॉइंट, ऐसी वस्तुओं को सामने रखकर, साथ में आप लोग भी लिखते चलिए ताकि समय ना बर्बाद हो आप लोगों का, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। बिल्कुल पर्याप्त समय आप लोगों को मिल रहा है। ऐसी वस्तुओं को सामने रखकर देखने पर दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं दिखाई देता, बिल्कुल नहीं दिखाई देता, ठीक। अब दीवार है, उससे देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। पुस्तक है, तरफ रख करके देखेंगे नहीं दिखाई देगा। मेज़ है, कुर्सी है, बोर्ड है, लोहे की कोई चद्दर है, ठीक, लोहे या धातु का भी कोई लिख सकते हैं, लोहे की चादर, ठीक, आदि, इन सब से आप देखेंगे तो दूसरी तरफ का नज़ारा नहीं दिखाई देगा, ठीक। अल्प पारदर्शी में क्या होगा? इसमें दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को सामने रखकर देखने पर दूसरी तरफ क्या होगा? दिखाई देगा, लेकिन कैसा? धुंधला दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो ये 2 पॉइंट्स थे एग्जाम्पल के साथ, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी, जो कि प्रकाश से रिलेटेड है। तो इसको जो है आप लोग नोट्स बना लेंगे, कॉलम बना करके तीनों का, और इसको याद कर लेंगे। अब हम अगला टॉपिक लाते हैं आपके लिए, जिसका नाम है दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। ये दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं, इसके लिए भी आप लोग कॉलम ऐसे बना लेंगे। इसको समझ लेते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस थिंग्स, ठीक। दीप्त वस्तुओं को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, अदीप्त वस्तुओं को भी हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये कह दिया जाए कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है, ठीक, लाइट सोर्स, तो आप यहाँ पर भी कह सकते हैं लाइट सोर्स 2 प्रकार का होता है, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश पढ़ लिए, प्रकाश की प्रॉपर्टी पढ़ लिए, उसके बाद डायरेक्ट परावर्तन पर आ गए, ठीक। लेकिन इसमें पारदर्शी अपारदर्शी की विवेचना कर दी जाती है, दीप्त और अदीप्त वस्तुओं की विवेचना कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये लाइट से ही रिलेटेड हैं। देखिए, आपको जो पारदर्शी अपारदर्शी में बताया गया, उसमें प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाता था, लाइट से रिलेटेड था। दीप्त वस्तुओं में भी ये सब दोनों क्या है? ये प्रकाश स्रोत हैं, ठीक। तो ये भी लाइट से ही रिलेटेड है, इसलिए इस पॉइंट को भी शामिल कर दिया गया है, थोड़ी सी विवेचना इसकी भी कर दी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दीप्त वस्तुएं जो हैं, या इसको हम प्रदीप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक, प्रदीप्त के नाम से भी जानते हैं। या दीप्त वस्तुएं, इसको हम अप्रदीप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, स्वयं उत्पन्न करती हैं, तो उन वस्तुओं को हम किस नाम से जानते हैं? दीप्त वस्तुओं के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, पहले पॉइंट में साथ में लिखते चलेंगे आप लोग, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं,
उन्हें दीप्त वस्तुएं या प्रकाश स्रोत या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं उत्सर्जित करती हैं, यानी कि प्रकाश का जो उत्सर्जन करेगा, ठीक, स्वयं, तो उसको हम क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुएं कहेंगे। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के रूप में आप क्या कह सकते हैं? जैसे कि सूर्य हो गया, तारे हो गए, जुगनू हो गया, ठीक। तो ये सब क्या है? ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुएं कहेंगे या प्रकाश स्रोत कहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मानव ने इसको नहीं बनाया है, सूर्य, तारे और जुगनू को, ये नेचुरल है। तो ये आप लिख सकते हैं दीप्त वस्तुओं का ये प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। और एग्जाम्पल आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे कि लैंप हो गया, वैद्युत बल्ब हो गया, ठीक, कोई भी बल्ब आप ले सकते हैं, लैंप हो गया, बल्ब हो गया। अगर बात हम करें चंद्रमा की, ठीक, चांदनी रात में जो है आपको रोशनी मिलती है, उजाला प्रकाश जो मिल रहा है चांदनी रात में, वो किसके कारण मिल रहा है? चंद्रमा के कारण। लेकिन मेन रीज़न क्या है? ये प्रकाश, एक मिनट, यहाँ पर चंद्रमा नहीं रहेगा, ये मिस्टेक हो गया, लैंप है, बल्ब है, ठीक। तो ये सब कैसे हैं? इसको मानव ने बनाया है। तो अगर मानव ने इसको बनाया है तो ये प्राकृतिक तो हो नहीं सकता है, ये क्या होगा? मानव निर्मित होगा या आर्टिफिशियल, कृत्रिम कह सकते हैं। और एग्जाम्पल दे सकते हैं, मोमबत्ती हो गया, ठीक, टार्च हो गया। तो ये सब कैसे हैं? दीप्त वस्तुएं हैं, और इसको हम कह सकते हैं कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत, ठीक। तो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ये सभी प्रकाश के उत्सर्जन में सहायक हैं, यानी कि प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं स्वयं, ठीक। कुछ मानव निर्मित और कुछ क्या है? प्राकृतिक हैं, ठीक। इसी तरीके से अदीप्त वस्तुओं में आ जाए हम, तो अदीप्त वस्तुओं में क्या कह सकते हैं? जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती, मतलब प्रकाश तो उत्सर्जित होगा लेकिन स्वयं नहीं। अब कैसे उत्सर्जित होता है? अब जैसे कि आप चंद्रमा को देख रहे हैं, तो आप चांदनी रात में अगर देखें तो प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ रहता है, चंद्रमा बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देता है। आप देखते हैं कि यहाँ से तो हमें प्रकाश मिल रहा है, लेकिन वास्तव में वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य जो है चंद्रमा पर पड़ता है, उसके पूरे सतह पर, तो परावर्तित होकर के पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, पृथ्वी तक पहुंचता है उसका प्रकाश, और वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में प्रकाश उत्सर्जन नहीं कर रहा है स्वयं, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए चंद्रमा जो है वो किस कैटेगरी में आएगा? दीप्त में कभी नहीं आ सकता है, वो क्या रहेगा? चंद्रमा हमेशा किस में रहेगा? अदीप्त वस्तु में ही रहेगा। चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं लैंग्वेज में, परिभाषा इसका पहला पॉइंट है इसका, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कई एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख सकते हैं, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। क्या क्या हो जाएगा बताइए? मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ठीक, दीवार हो गया, पुस्तक हो गया, ये सब क्या है? ये सब अदीप्त वस्तु है। कोई भी वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन न करे। आज आप लिख लीजिए
दर्पण की अगर बात किया जाए, क्या दर्पण प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है? प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। ये सब क्या है? अतिरिक्त वस्तुओं के एग्जाम्पल है। और यहाँ पर एक नोट के पॉइंट में लिखेंगे, चंद्रमा जो है, चंद्रमा क्या है? अतिरिक्त है, अतिरिक्त है। क्यों अतिरिक्त है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है या प्रकाशित होता है। ठीक, ये था अतिरिक्त और अतिरिक्त वस्तुएं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नोट्स बना लीजिएगा, आप लोग याद भी कर लीजिएगा। जैसे जैसे पढ़ाते चल रहे हैं वैसे ही आप लिखते भी चलिए। बिल्कुल आराम से पढ़ाया जा रहा है। नोट्स वगैरह बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए, हम प्रकाश की किरण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की किरण। अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश की किरण क्या है? ठीक, लाइट रे क्या है? पूरे फिजिक्स में, लाइट यूनिट में प्रकाश की किरण बात करेंगे। वास्तव में प्रकाश की किरण क्या है, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो इसको भी जान लिया जाए, समझ लिया जाए। लेकिन प्रकाश हमेशा क्या होता है? पारदर्शी माध्यम में ही गमन करता है। अपारदर्शी माध्यम में तो एंट्री कर नहीं पाएगा। ठीक, तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो जिस सीधी रेखा में चलता है, जिस पथ पर चलता है सीधी रेखा में, वही पथ जो है क्या कहलाता है? प्रकाश की किरण कहलाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रकाश माध्यम में कौन सा माध्यम होना चाहिए? पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, क्योंकि इसी पारदर्शी माध्यम में ही प्रकाश की किरण चलेगा, गमन करेगा। ठीक, और प्रकाश माध्यम में जिस सरल मार्ग में, जिस सरल रेखा में, या ऐसा लिख सकते हैं मार्ग में, या फिर लिख सकते हैं पथ पर, ठीक, चलता है, या फिर लिख सकते हैं गमन करता है, उस सरल रेखीय पथ को ही, मार्ग को ही क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहेंगे। प्रकाश की किरण कहते हैं। ये आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि प्रकाश, या इसको हटा दीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है। प्रकाश जिस सरल रेखा में या मार्ग में, पथ पर चलता है या गमन करता है, उस सरल रेखीय पथ को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरण कहते हैं। अब जो प्रकाश किरण एक प्रकाश की किरण नहीं है, अगर तमाम प्रकाश की किरणों का एक समूह बन जाए, ग्रुप बन जाए, तो उसको क्या कहते हैं? हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये तो प्रकाश की किरण का डेफिनेशन था। अगर प्रकाश पुंज की बात किया जाए तो प्रकाश पुंज क्या होता है? प्रकाश किरणों का समूह होता है। तो प्रकाश किरणों के समूह पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा आवाज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, अब ठीक हो गया होगा आवाज़। ध्यान दीजिए, प्रकाश किरणों के समूह जो रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। तो आप यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज, अगर इसका डेफिनेशन आता है लिखने के लिए तो क्या कहेंगे? प्रकाश किरणों का जो समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश किरण क्या है? परिभाषा दिया गया है, जिस सरल रेखीय पथ पर गति करता है उस सरल रेखीय पथ को ही हम किस नाम से जानते हैं? प्रकाश की किरण के नाम से जानते हैं। और प्रकाश किरणों का जो समूह है उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं।
चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रकाश किरण पुंज जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये जो है 3 तरह का हो सकता है। 3 तरह का कैसे हो सकता है? पहला समांतर किरण पुंज, ठीक, यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक। और दूसरा क्या हो सकता है? अभिसारी किरण पुंज, इसको कन्वर्जिंग बीम कहते हैं ऑफ लाइट। और तीसरा है आपका अपसारी किरण पुंज, ठीक। तो ये चीज़ जो है आप ऐसे समझ सकते हैं। ये क्या है? प्रकाश किरण पुंज के प्रकार, प्रकाश पुंज या किरण पुंज के प्रकार, ठीक। तो ये कितने तरह का? 3 तरह का, ठीक। तो इसकी चर्चा हम करेंगे। देखो, जो समांतर प्रकाश पुंज होता है तो समांतर से स्पष्ट ही है, आप समांतर प्रकाश की किरणों को बना सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है? प्रकाश किरणों का समूह है जो एक दूसरे की क्या है? समांतर है, एक ही दिशा में गति कर रहा है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक। और अभिसारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है? अगर कई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इन प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक। एक ही बिंदु पर आकर के मिलने की स्थिति को, जैसे कि ये देखिए एक ही बिंदु पर आ रहा है, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और अपसारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है? अपसार होना, फैलाव होना, विस्तार होना। तो एक बिंदु से अगर प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? अपसारित हो रही हैं, फैल रही हैं कई दिशाओं में। इस तरफ देखिए तीर का निशान इसका क्या है? इस तरफ है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम नाम देंगे अपसारी किरण पुंज, यानी कि डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। समांतर का मतलब आप जानते हैं, एक दूसरे की क्या रहेगा? जो किरणें समांतर रहती हैं, यानी कि इनके बीच की जो दूरियां होती हैं वो क्या रहेंगी? वो हर जगह पर समान रहती हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? समांतर किरण पुंज। अभिसारी का मतलब क्या होता है? एक ही बिंदु पर कई प्रकाश की किरणें अगर एकत्रित होती हैं या एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसको अभिसारी। और एक बिंदु से जब प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में, ठीक है, कई प्रकाश किरणों के रूप में फैलती हैं, जाती हैं, दूर जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज, ठीक। अब जैसे कि इस पर, इसको भूलिएगा मत, याद रखिएगा। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अगर कहूँ कि 2 संख्याओं का योग 12 है और इसका चिंतन करिए आप लोग, ये किस कैटेगरी में आएगा? अभिसारी किरण में आएगा या अपसारी किरण में? ये तो प्रकाश की किरण था, लेकिन किरण से हट करके चिंतन में आ जाइए। आप चिंता करिए, सोचिए, ठीक, विचार कीजिए। तो ये किस विचार के अंतर्गत आएगा? 2 संख्याओं का योग 12 है, तो बताइए वो दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं? कौन सा आप विचार कर रहे हैं? अभिसारी विचार कर रहे हैं कि अपसारी विचार कर रहे हैं? अब जैसे कि 12 हमने कह दिया 2 संख्याओं का योग, तो कुछ लोग सोचते होंगे तो 10 + 2 क्या हो जाएगा? ये भी 12 आ जाएगा। 6 और +6 कर देंगे तो ये भी 12 आ जाएगा। 12 + 0 कर देंगे तो ये भी 12 आ जाएगा, ठीक। 8 और 4 जोड़ देंगे तब भी 12 आ जाएगा। 1 और 11 जोड़ देंगे तब भी 12 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो रहा है? क्वेश्चन एक है,
लेकिन जब आप इसके चिंतन जो कर रहे हैं, विचार जो कर रहे हैं वो कई हैं, विस्तार होता जा रहा है।